धारा 24 पे आते हैं, कहते हैं कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या किसी अन्य को सदोष हानि, वह बेईमानी से कार्य करता है, यह कहा जाता है। सबसे पहली बात है, इस धारा को पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमको 378 पढ़नी है और आगे बहुत सारी सेक्शन है जहां डिसऑनेस्टली इंटेंशन को इस्तेमाल किया गया है। वहां आपको इसका क्या अर्थ लगाना, सेक्शन 7 आपको बाउंड करती है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, आपको हर जगह वही अर्थ लगाना, उसका अपने नहीं अर्थ लगाने। वैसे तो बेईमानी पूर्वक के अपने अर्थ होते हैं कि जो ईमानदार नहीं वो बेईमान है, हम ये कहते हैं। आपका पैसे किसी ने रख लिया और लौटाया नहीं, उसको भी हम बेईमान कहते हैं। कई बार आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको बेईमान बोल देते हैं, गुस्से में आपकी मम्मी आपको बेईमान बोल देते हैं, समझ गए ना? तो क्या इस डेफिनेशन में कवर होगा वो? नहीं, आपको अपना अर्थ नहीं लगाना, बल्कि सेक्शन 24 में जो डिफाइन कर दिया गया आपको वो अर्थ इसमें लगाना। क्या है कि जो कोई इस आशय से, जो कोई कौन हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, एलजीबीटी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, बस मानव होना चाहिए। बूढ़ा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। जो कोई इस आशय से, आशय क्या है, आशय में पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका। आशय एक मन की अवस्था है, समझ गए ना? और आशय इच्छा की कार्यवाही है, और इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी मनुष्य के प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा कंट्रोल होती है, वह है आपका आशय। ये पहले आप पहले लेक्चर में देख लेना, बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका मैं ऑलरेडी इसको। तो जो कोई इस आशय से, इस इंटेंशन को दिमाग में रखते हुए कोई कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य एक करता है, एक से अधिक करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्य में कार्यावली भी आएगी, सीरीज ऑफ एक्ट भी आएंगे, आगे सेक्शन आएगी, वहां एक्ट का मीनिंग क्या होगा, सीरीज ऑफ एक्ट भी होगा। तो कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, ये एक व्यक्ति कौन हो सकता है? तो व्यक्ति शब्द को सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया, समझ गए ना? व्यक्ति शब्द को सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया कि व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, कोई वर्ग भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और कंपनी भी हो सकते हैं व्यक्ति, समझ गए ना? तो आप कंपनी के साथ भी क्या कर सकते हो, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से कोई कार्य कर सकते हो। तो दोनों आ जाएंगे, लीगल भी और नेचुरल पर्सन दोनों आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे। सदोष अभिलाभ का मतलब क्या होगा, विधि विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति को अभिप्राप्त करता है जिसको प्राप्त करने के लिए वो वैध रूप से हकदार न हो। तो सदोष अभिलाभ कारित करे, या करके, या तो ये करे या किसी अन्य को सदोष हानि कारित करे, तो कहा जाता है कि उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली है। अगर किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या सदोष हानि करने की इंटेंशन नहीं है तो वो डिसऑनेस्टली इंटेंशन नहीं होती। बात समझे नहीं समझे? जैसे आप समोसे वाले के यहाँ जाते हो समोसा खाने के लिए, लेकिन आपकी इंटेंशन ये है कि मैं फ्री में समोसा खाऊं, और आप इंतजार करते हैं कि वो जो दुकानदार है वो कब वहां से उठ करके जाए, और वो उठ करके गया, आपने तुरंत वहां से उसका समोसा उठा लिया, तो आपने विधि विरुद्ध साधन इस्तेमाल किए ना, आपने विधि विरुद्ध साधन इस्तेमाल किए ना। क्या आप उस समोसे को उस तरह से प्राप्त करने के लिए वैध रूप से अधिकृत थे? क्या दुकानदार ने कह रखा था कि कभी भी आना मेरा समोसा उठा करके खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं या नहीं हूं यहां पर? क्लियर है ना बात? तो और आपकी इंटेंशन क्या? आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए उसको रोंगफुली लॉस और रोंगफुली गेन करने की, है ना? या इनमें से कोई एक, या तो रोंगफुली गेन करने की इंटेंशन हो, या किसी व्यक्ति को रोंगफुली लॉस करने की इंटेंशन हो, या दोनों हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या हो जाएगा, कहा जाएगा कि आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली थी। लेकिन सपोज दैट मेरा फोन बाहर रखा हुआ और बारिश आने लग रही, बारिश शुरू हो चुकी, मैं यहां नहीं हूं, आपने मेरा फोन उठा करके अपनी जेब में डाले ताकि उसको सेव किया जा सके, है ना, प्रोटेक्ट किया जा सके, बारिश में ना भीगे। हालांकि आपने मुझसे पूछा नहीं, समझ गए ना? तो क्या आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली थी? नहीं ना, बल्कि आपने विधि विरुद्ध, भले ही चाहे विधि विरुद्ध साधन इस्तेमाल किए हो, लेकिन और भले ही चाहे आप उसको वैध रूप से प्राप्त करने के लिए हकदार ना हो, लेकिन आपकी इंटेंशन विधि विरुद्ध साधनों से उस संपत्ति को प्राप्त करने की नहीं थी, समझ गए ना? बल्कि आपकी इंटेंशन क्या थी, मेरी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना। तो ये डिसऑनेस्टली इंटेंशन नहीं कहलाएगा इस दृष्टांत में। बात समझे नहीं समझे? तो कुल मिलाकर के डेफिनेशन क्या कहती है, जो कोई इस आशय से, देखिए आशय बड़ा रेलेवेंट है यहां पर, अगर इस आशय से कार्य नहीं करता तो डिसऑनेस्टली इंटेंशन नहीं कहलाएगा, समझ गए ना? कि जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, या तो किसी को बेनिफिट पहुंचाए या किसी अन्य को सदोष हानिकारित करे,
तो ये आपका डिसऑनेस्टली इंटेंशन निकल आएगा, बेईमानी से कार्य करता है यह कहा जाता है। अगर ये इंटेंशन नहीं है, मतलब एक व्यक्ति को रोंगफुली गेन या रोंगफुली लॉस करने की इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो डिसऑनेस्टली इंटेंशन भी नहीं कहलाएगा। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, रोंगफुली गेन एंड रोंगफुली लॉस, और एक भी हो सकता है इनमें से कोई सा। केवल रोंगफुली लॉस करने की इंटेंशन है, आपको गेन कुछ नहीं हो रहा। जैसे आप जेलियसी में उस दुकानदार का समोसा बेकार कर देते हो, कुछ आपने जहर छिड़क दिया उसके ऊपर, या उसको एक तरह की सेब बिगाड़ दिया आपने, या मेरे फोन पे स्क्रैच डाल दिया आपने, उठा करके बाहर फेंक दिया आपने, आपको तो कुछ गेन नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ, और ऐसा लॉस करने की आपकी इंटेंशन भी थी, तो ये भी डिसऑनेस्टली इंटेंशन कहलाएगी। क्लियर है ना? जरूरी नहीं गेन भी हो, और गेन हो और मुझे कोई लॉस ना हो तो भी डिसऑनेस्टली इंटेंशन कहलाएगी। कई बार कोई चीज ऐसी है, मान लिया मेरे भी किसी यूजलेस है, मेरे किसी काम की नहीं है, वो समझ गए ना, मैं खुद ही उठा करके बाहर फेंकने वाला था, हो सकता है आपकी मुझे कोई लॉस ना हो उससे। तो क्लियर है ना बात आपको? तो कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करते हैं, आशय बड़ा रेलेवेंट है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ करे, सदोष रोंगफुली गेन कारित करे, है ना, इस इंटेंशन से कार्य करते हैं कि विधि विरुद्ध साधनों से ऐसी संपत्ति का लाभ प्राप्त करे जिसको प्राप्त करने के लिए वो वैध रूप से हकदार नहीं था, उस समस्या को उठा लेता और उसको उठाने के लिए वो वैध रूप से अधिकृत नहीं था, तो आपकी इंटेंशन क्या कहलाएगी? डिसऑनेस्टली। या करके फिर अगली बात कहते हैं कि भैया ये वाली इंटेंशन अगर नहीं है तो ये वाली अगर है तो भी डिसऑनेस्टली इंटेंशन कहलाएगी। रोंगफुली गेन करने की इंटेंशन है, लेकिन विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी को हानि पहुंचा दिया आपने, सदोष हानि, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। क्लियर है ना बात? एक चीज और याद रखना, सेक्शन 24 में धोखा देना जरूरी नहीं है, धोखा इसका आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि कपट का धोखा आवश्यक तत्व है, इसका धोखा नहीं है। समझे नहीं समझे? सेक्शन 24 तो केवल इतना कह रही कि रोंगफुली गेन एंड रोंगफुली लॉस करने की अगर इंटेंशन है तो डिसऑनेस्टली इंटेंशन कहलाएगा, उसमें धोखा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 25 पर। 25 में कपट को डिफाइन किया गया है, कपट फ्रॉडुलेंटली। और देखिए सेक्शन क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति किसी कार्य, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी, कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट पूर्वक करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस कार्य को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। इस सेक्शन से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझ गए ना? एक केस लॉ लिखवाऊंगा, वहां बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो कपट के जो आवश्यक तत्व है, याद रखना हमेशा कपट के दो आवश्यक तत्व हैं। पहली बात, धोखा होना चाहिए, धोखा प्लस क्षति, धोखा प्लस क्षति। यदि धोखा और क्षति हुआ तो कहलाएगा कपट पूर्वक, फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा। धोखा का मतलब क्या होगा? धोखा मतलब प्रवंचित करना किसी व्यक्ति को, डिसीवफुल एक्ट करना, है ना? प्रवंचना का अर्थ क्या होगा, या डिसीवफुल एक्ट करने का मीनिंग क्या होगा? जब आप सही बात जानते हो, गलत बात सामने वाले को बताते हैं, तो यही धोखा कहलाता है, राइट? जैसे सपोज दैट आप मेरे पास में हीरे लेने के लिए आई और मैं नकली हीरे आपको असली कह करके बेच देता हूं, तो ये क्या हुआ? धोखा। मतलब सही बात का नॉलेज रखते हुए गलत बात रिप्रेजेंट करना ही धोखा कहलाते हैं। आपने मुझसे ब्लू पेन मांगा और ये देखने से ब्लैक लग रहा, मैं फिर भी कह रहा नहीं इंक इसके अंदर ब्लू ही है, और मुझे भी पता है इस बात का, तो ये क्या हुआ? धोखा, है ना? प्रवंचना करना, प्रवंचित करना किसी व्यक्ति को डिसीव फुल एक्ट करना ही धोखा कहलाता है। और ऐसा करने से सामने वाले को कोई ना कोई इंजरी भी हुई हो। इंजरी को तो वैसे सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है। इंजरी 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है बॉडीली इंजरी, दूसरी होती है मेंटल, मानसिक, तीसरी होती है प्रोप्राइटरी, संपत्ति संबंधी, और चौथी होती है रेपुटेशन। इनमें से कोई भी इंजरी हुई हो, मतलब एक व्यक्ति ने धोखा दिया हो। धोखा मतलब आपने समझ लिया, सही बात जानते हैं गलत बात रिप्रेजेंट करना ही धोखा कहलाता है। और उससे उपस्थित व्यक्ति को, सामने जो व्यक्ति जिसको आप धोखा दे रहे हैं, उसको इनमें से किसी भी प्रकार की क्षति हुई, या तो बॉडीली क्षति हुई, या मेंटल क्षति हुई, या प्रोप्राइटरी क्षति हुई, या रेपुटेशन की क्षति हुई, तो ये कपटपूर्वक कार्य करना कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। सपोज दैट आप मेरे पास में हीरे के नग लेने के लिए आते हैं अपनी अंगूठे के लिए, और मैंने असली हीरे दिखा करके
या नकली हीरो को ही असली हीरे बता करके मैं आपको सेल आउट कर देता हूं। तो मैं सही फैक्ट तो जानता था कि ये असली नहीं है बल्कि नकली है, राइट। तो ये क्या हुआ, धोखा, क्योंकि सही बात जानते हुए गलत बात रिप्रेजेंट करना ही धोखा कहलाता है। इससे आपको क्षति हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। कौन सी क्षति हुई है आपको यहाँ पे? आर्थिक क्षति, प्रोप्राइटरी क्षति हुई, संपत्ति संबंधी क्षति हुई, आर्थिक क्षति हुई ना आपको। क्योंकि सपोज दैट 20 लाख के हीरे थे में, और जो अगर असली लेते हैं आप, बल्कि और जो नकली हमें पता लगा 100-150 रुपए के हैं। क्लियर हुई ना स्थिति आपको? तो कपट के दो आवश्यक तत्व हैं, पहला है धोखा है, दूसरे है क्षति। तो आपको 25 समझ आई। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है 25 को पढ़ने का? ऑब्जेक्ट है क्योंकि आगे बहुत सारी सेक्शन आएगी जहां फ्रॉडुलेंटली शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसे कुछ मैंने लिख भी रखे, फॉर एग्जांपल कपट पूर्वक संपत्ति को हटाना या छिपाना, सेक्शन 206, 421, 424, राइट। यहां पे कपट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फिर है आपका स्टाम्प से जुड़े कपट पूर्वक कार्य 261। इसके अलावा चीटिंग, धोखा 415, 420 पढ़ते हुए आप लोग। इसके अलावा कपट पूर्वक विवाह करना 496। तो इन धाराओं में कपट शब्द आया हुआ है। यहां आप कपट का क्या अर्थ लगाओगे जो 25 में डिफाइन कर देगा। इसलिए हम जनरल एक्सप्लेनेशन शुरुआत में ही पढ़ते हैं ताकि आपको इंडियन पिनल कोड पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आए ही ना। क्लियर है बात? आगे चले, सेक्शन 26 पे आते हैं।